हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है एक नए वीडियो के साथ। अ, मैंने आपको इंडियन पॉलिटी में, भारतीय राज्य व्यवस्था में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट संविधान आर्टिकल बताए थे। मैंने 262 तक आपको आर्टिकल बता दिया था कि अंतर्राष्ट्रीय नदियों और घाटियों का जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय होता है। उसके बाद फिर मैंने कहा कि आपको नेक्स्ट वीडियो में अगले कुछ आर्टिकल्स बताऊंगा। तो शुरू करते हैं कुछ नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे संबंधित है, उसी से जो हम कल बात कर रहे थे उसी से रिलेटेड है हमारे सारे आर्टिकल्स। तो जो आर्टिकल जो आज शुरू होगा वो ये है कि किस तरीके से हमने क्या क्या आर्टिकल बनाए हैं, वो 263 के बाद देखते हैं। कि 263 के बाद ये बात है कि अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध होंगे। आर्टिकल 263 ये कहता है कि अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध होंगे, अंतर्राष्ट्रीय परिषद के संबंध में उपबंध होंगे। 265 कहता है विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाए। 265 ये कहता है कि विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण, करों को ना लगाया जाए, जब तक कानून न बन जाए कोई भी कर ना लगाया जाए। 275 कहता है कुछ राज्यों को संघ से अनुदान मिलेगा। 275 आर्टिकल ये कहता है कि कुछ राज्यों को संघ से क्या मिलेगा, अनुदान मिलेगा। कुछ महत्वपूर्ण राज्य हैं उनको क्या मिलेगा, उनको अनुदान मिलेगा कुछ राज्यों को संघ से। 280 बहुत महत्वपूर्ण है। 280 जो कहता है वो कहता है कि वित्त आयोग क्या होगा। 280 आर्टिकल है वित्त आयोग से संबंधित है। आर्टिकल 280 वित्त आयोग से संबंधित है। 300 आर्टिकल है वो वाद और कार्यवाहियों से संबंधित है। आर्टिकल 300 है वो वाद और कार्यवाहियों से संबंधित। 300 का विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। यही वो आर्टिकल है जिसको मूल अधिकार से हटा के आर्टिकल 300 का में संपत्ति का अधिकार जो था, मूल अधिकार था, उसको हटा के यहाँ 300 का बना दिया गया। विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा और यही संपत्ति का अधिकार है। ठीक है। तो 311 आर्टिकल ये कहता है कि संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत से समायोजित, संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत से समायोजित जो व्यक्ति हैं उनको जो है विधि से वंचित नहीं किया जाएगा। समायोजित नियोजित सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना या पद से हटाया जाना, ये आर्टिकल जो आपका कहता है वो आर्टिकल कहता है 311। 312 कहता है कि जो आर्टिकल 312 है वो ये कहता है कि आर्टिकल 312 कहता है कि जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, अखिल भारतीय सेवाएं यूपीएससी की जो सेंट्रल की सेवाएं हैं, सेंट्रल से जो कानून जो सेवाएं बनेंगी पूरे भारत में चलेंगी, वो आर्टिकल 312 में है। तो कह सकते हैं कि यूपीएससी का प्रावधान किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 312 में। 315 में संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग, 315 में संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग बनाएगा। तो 300 में यूपीएससी बनाया जाएगा और 312 में अखिल भारतीय सेवाएं जोड़ी जाएंगी। कौन कौन सी अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ठीक है। तो ये अखिल भारतीय सेवाओं के लिए है। और संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग है, वो 315 में। 320 में लोक सेवा आयोग के कृत्य हैं। 315 में लोक सेवा आयोग के 315 नहीं 320 में लोक सेवा आयोग के कृत्य हैं कि लोक सेवा जो आयोग होगा वो क्या क्या काम करेगा, कैसे कैसे करेगा, वो सारे उसके जो वर्णन है 320 में। 323 का में प्रशासनिक अधिकरण, ये क्वेश्चन पूछा गया था पीसीएस में, वेरी इंपॉर्टेंट है। पीजीटी में भी ये कभी कभी पूछ लेते हैं कि कौन से आर्टिकल में क्या क्या बात है। पीजीटी यूपी पीजीटी की बात कर रहे हैं स्पेशली। और यदि आप अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं पीजीटी के अतिरिक्त, आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस की, आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम की जिसमें पॉलिटी से संबंधित प्रश्न आते हैं, ए ग्रुप की, चाहे स्टेट पीसीएस की, आप सिविल जज की या जज की, या फिर एपीओ की, एसएससी की, जीडी की, या फिर अन्य आरओ ईआरओ, टेट, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, सभी में ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, तो आप इनको देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं 300 का हो गया हमारा, 300 का प्रशासनिक अधिकरण। 323 का हो गया प्रशासनिक अधिकरण। 324 है निर्वाचन के अधीन निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। तो 324 है निर्वाचन के अधीन, तो कह सकते हैं 324 में निर्वाचन आयोग है, निर्देशन, नियंत्रण और निर्वाचन आयोग में निहित होना। तो 324 कह सकते हैं। 330 है जो लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। 330 भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो कई बार परीक्षा में पूछ लिया गया है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण होगा।
देखो, सबसे पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात रखी गई थी कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये बात रखी गई थी कि कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या जनजाति से है उसी को रिजर्वेशन मिलेगा, और बाकी के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं था। परंतु धीरे धीरे यह रिजर्वेशन का प्रावधान विभिन्न वर्गों तक हो गया, और आज स्थिति ये है कि यह रिजर्वेशन का प्रावधान सामान्य वर्ग के लोगों के लिए भी हो गया है। तो ये रिजर्वेशन धीरे धीरे बढ़ गया। लेकिन प्रारंभ में स्थितियाँ ये थीं, क्योंकि रिजर्वेशन उन लोगों को दिया गया था जिनकी भागीदारी राजनीति में, समाज में कम है, उच्च पदों पर वो नहीं है, उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति बहुत लोअर कंडीशन में है, इसलिए उनको रिजर्वेशन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बनाया था। परंतु आज प्रावधान ये है कि सभी कास्टों के लिए, सभी वर्गों के लिए, कास्ट शब्द यूज नहीं करना चाहिए, बट अब क्या करें कि सभी वर्गों के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान हो गया है। तो 330 लोकसेवा आयोग में 330 आर्टिकल लोकसभा में अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान करता है। कौन सा आर्टिकल है? वो 330 है। 335 क्या कहता है? 335 कहता है सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावे। 335 भी बहुत महत्वपूर्ण है। 330 में लोकसभा में उसके रिजर्वेशन कर दिया। लोकसभा में अनुसूचित, याद रखना, लोकसभा में ही रिजर्वेशन का प्रावधान है, राज्यसभा में ये सीटों का रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो प्रश्न एक बार पूछ लिया था, मैंने ही पूछा था किसी से, एक स्टूडेंट से जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, उनसे मैंने पूछा था, तो ये बताइए आप कि क्या एससी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, क्या राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है रिजर्वेशन में? मैं जानता था कि सीटों की संख्या हमारा रिजर्वेशन में नहीं है, परंतु मैं जानना चाह रहा था क्या इन्हें ये मालूम है कि सीटों की संख्या लोकसभा में ही होती है। वो मेरे फ्रेंड थे, तो इसलिए मैंने उनसे ये पूछा। उन्होंने कहा कि हाँ रिजर्वेशन है। परंतु ये कभी कभी ये छोटे से प्रश्न हमें बड़े भूल कर देते हैं कि लोकसभा में ही सीटों की रिजर्वेशन की संख्या प्रावधान है रिजर्वेशन का, परंतु राज्यसभा में रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं है। आर्टिकल 335 कहता है सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जाति और जनजातियों के दावे। 335 कहता है सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावे क्या होंगे। तो 352 कहता है आपात स्थिति में घोषणा की जाएगी, आपात स्थिति में घोषणा की जाएगी। 356 कहता है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दिशा में उपबंध होंगे। 356 ये कहता है कि 352 बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से जो है आपातकाल की व्यवस्था होती है। 352 आपात स्थिति की घोषणा, जिसको राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं, 352 है। 356 कहता है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध होंगे। 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाएगा तो वहाँ उपबंध क्या होंगे? 356 है। और 360 है वित्तीय आपात की स्थिति के बारे में उपबंध होंगे। तो इस तरीके से 352, 356, 360 राष्ट्रीय आपातकाल, 352, 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने की दशा में उपबंध, और 360 वित्तीय आपात स्थिति के बारे में उपबंध। तो ये आर्टिकल 3 बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके। तो 365 क्या कहता है देखते हैं। 365 ये कहता है कि 365 कहता है संघ द्वारा निर्देशों का अनुपालन करने में, उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव। संघ द्वारा निर्देश दिए गए उनका अनुपालन करने में, उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव क्या होगा। 368 कहता है कि संविधानों का संशोधन करने की संसद की शक्ति के लिए प्रक्रिया। 368 जो है संविधान में संशोधन होता है कहीं पे, तो संविधान का संशोधन किस तरीके से होता है ये 368 बताता है, और संविधान का संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया क्या है ये बताता है। 370 बताता है कि जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में स्थायी उपबंध क्या है। 370 बताता है जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में स्थायी उपबंध क्या है। ये 370 आर्टिकल बताता है। तो मैंने आर्टिकल के बारे में आपको बताया। तो आर्टिकल 370 तक हो गए जो महत्वपूर्ण आर्टिकल इसमें दिए हैं, तो ये बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो मैंने बात करी है वो संबंधित आर्टिकल से संबंधित करिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बार बार वीडियोस को देख सकते हैं। अन्य वीडियो के लिए आप पीछे वाले वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने संवैधानिक जो बताया है, संविधान का विकास किस तरीके से हुआ, कितने चरणों में हुआ, उसके बाद मैंने विभिन्न अधिनियम बताए हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। ये सारे आर्टिकल परीक्षाओं से संबंधित होते हैं, परीक्षा में आते हैं, बहुत बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। इनसे संबंधित 5, अगर पीसीएस की परीक्षा दे रहे हैं तो 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। यूपीएससी दे रहे हैं कभी कभी 2 क्वेश्चन मिल जाता है आर्टिकल से संबंधित ही। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आर्टिकल से संबंधित हैं। बाकी की बात हम अगले वीडियोस में करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से संविधान की अनुसूचियाँ हैं वो अनुसूचियाँ आती हैं। ठीक है,
तो ये आर्टिकल मैंने आज आपको बताए हैं, तो आर्टिकल इनको आप पढ़ें, वीडियो को बार बार देखें, रिपीट करके देखें और फिर फ्रेंड के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिससे कि आप आने वाली सारी समस्त वीडियो आपको प्राप्त होती रहे और आपकी जो है पढ़ाई, आपके अध्ययन में निरंतरता बनी रहे और निरंतर आपको वीडियो प्राप्त होते रहे। आपके ज्ञान में भी वृद्धि होगी, आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से जान जाएंगे, भारतीय राजनीति को जान जाएंगे। तो आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, राजनीति शास्त्र या सिविक्स से, राजनीति विज्ञान से, या फिर ऐसी कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। मैं अभी तक आपको जो बता रहा हूँ वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद पॉलिटिकल साइंस के बाद मैं आपको अन्य एक और सब्जेक्ट लूँगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको पूरी तैयारी मिलेगी और वो निःशुल्क, कोई इस पर फीस नहीं होगी, कोई किसी तरह का जो है शुल्क नहीं लगेगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड से करवाएं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, आप इसको तैयार कीजिए। अगले वीडियो में फिर बात करते हैं धीरे धीरे और वीडियोस बना के, और मैं आपको पढ़ाने के लिए अगली क्लास में और पढ़ाऊँगा अच्छे से आपको। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय।